आणि अर्थात राजहंस प्रकाशनाच्या वतीने आपल्यात उपस्थित ह्या दोन उत्तम लेखिका संपादिका यांच्यातर्फेही हा सत्कार आहे. धन्यवाद. मी वासूसाईंना विनंती करते की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. मैं गुरुजी वासुदेव, मुंबई का साईं बाबा आश्रम, पर साईं बाबा आश्रम के मुंबई के ही गुरुजी, नाट्य भारती का मैं वासु. खाली नाट्य भारती में नाम करने के लिए, काम करने के लिए नहीं, सभी का मैं प्यारा वासु ही था. मैं हीरो हीरोइन होने दो, बाबा बाबा की माँ होने दो, सभी के लिए मैं वासु था. कुछ भी हो वासु. बाबा का सत्कार है, हमारे बाबा का सत्कार है. ये बहुत तकलीफ होती है. एक इंस्टीट्यूट में से कलाकार बन के निकलना, एक्टिंग के स्कूल में से एक्टिंग सीख के बाहर निकलना और किसी स्टेज पे आके डायरेक्टर को बोलना कि मैं इंस्टीट्यूट से सीख के आया हूं, और वो डायरेक्टर उससे काम करवाएगा, उसमें क्या रखा है? उसमें क्या है? कौन सी बड़ी बात है? वो तो सीख के आया है एक्टिंग, और डायरेक्टर को खाली उसको बताना है. पर जिसको नाम मात्र मालूम ही नहीं है नाटक क्या चीज होती है, पर्दे क्या चीज होते हैं, नाटक में एक्टिंग क्या होता है, नाटक के चेहरे के हावभाव क्या होते हैं, यही किसको मालूम नहीं, उसको खड़ा करके काम करवाना ये हमारे बाबा साहब कर सकते हैं. और किसी ने, मेरे ख्याल से और दुनिया में कई लोगों के साथ मैंने काम किया है, फिल्म लाइन से लेकर हर तक किसी ने ये काम नहीं किया है. उसका जीते जागते कई उदाहरण जो मेरे जन्म में बैठे हुए हैं, वो मरते दम तक रहेंगे. पर वो जन्म इनको भी मालूम नहीं और किसको भी मालूम नहीं, क्योंकि मैं साक्षात था वहां पे. उनके साथ में मैं घूमता था, काम करता था, नाटक में जाता था. मुझे याद है नल्लारपुरे का वो मस्कर का एक वाड़ा था, उसके सामने 2 मंजिला मकान, कच्चा मकान, एकदम कच्चा, नीचे शायद कोयले का दुकान, और ऊपर के छोटे से कमरे में हमारी नाटक की तालीम चलती थी. जिस समय मैंने वहां पे एंट्री ली, मेरे पिताजी जाते थे, और ये खास बात है कि आज ये पद्म भूषण विभूति राष्ट्रपति के हाथ से इनको मिला है और ये आज मौजूद है यहाँ पे. एकदम कच्चा मकान. मतलब ये बताऊं कि उस पहले वाले पे नाटक की तालीम होती थी. वो जो तालीम पे चलने के लिए, नाटक के तालीम करने को जाने के लिए जो जीना था, जीना, उस पे चढ़ते वक्त ऐसा लगता था कि अभी गिरा. मैं तो छोटा था, मतलब तो ये लोग कैसे चल के, ऐसा जीना हिलता था ऐसा. और हम वो कमरे में तालीम करते थे सज्जने मिलके. मुझे याद है, मेरा सौभाग्य है जब ऊपर परमात्मा ने मुझे ऐसा भेजा है कि उस समय के रथी महारथियों के साथ मैं एक बच्चा था. बावड़ी के शहनशाह स्टेज के सुमन धर्माधिकारी, आय हाय 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 हाय, उसने तो मुझे बेटा ही मान लिया था. मतलब जितना मुंबई में आने के बाद मैं मेरे माँ बाप के पास में नहीं रहा हूं, उतना मैं सुमन ताई के पास में रहा हूं. वो बेटी दो रानी बेटी हो, इनका जिम्मा मेरे हवाले था, क्योंकि ये भी छोटी छोटी थी.
और उस समय सुमनताई नाटक और सिनेमा में बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं सब यही समझता था। तब ऊपर वो चढ़ के गए जीने में से, संभालते संभालते संभालते। तालीम चल रही है, मैं बैठा हूँ। बाबा ने बोला, काय रे नुसता बसला नशील का? अब बसला नशील मतलब मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं, तो एकदम नया नया था, मैं क्या करूँ। तो हमारे उस समय रथी महारथियों में एक तो बाबा साहब तो सवाल ही नहीं है, बाद में वहाँ इंदौर की प्रसिद्ध पेपर नई दुनिया, उसके प्रधान संपादक राहुल बारपुते, महान हस्ती, हाँ महान हस्ती, वो वहाँ पे, दत्ता गोड़बोले वहाँ पे हैं। हमारे जो आर्टिस्ट के गुरुजी थे, चिंचाड़कर गुरुजी, रथी महारथियों के बीच में मैं अपना बैठा हूँ। ये तो रथी महारथी नाटक में काम करते थे। तो उस समय दीनानाथ होलकर बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, स्कूल में मास्टर थे पर बहुत बड़े कलाकार थे। तो बाबा ने उनको बोला, अरे दीनानाथ या मुलाला घेऊन आणि येतं काम संबंध सगळं काम सांगायला काय करायचंय। अब मैं ना कभी स्टेज देखा हूं, इसलिए मैंने कहा ना कि ये महान गुरु है बाबा साहब, क्या बात कर रहे हो आप, इनके किस्से सुनाऊंगा तो अभी हैरान हो गया। तो मुझे बोला देना, तो होकर मुझको लेके गए। वहाँ पे एक तो रूम छोटा, उसमें तालीम चल रही है, और रूम के बाहर 1.5 फुट की एक गैलरी थी। वो गैलरी में ऐसे हाथ रखो ना तो ऐसा लगा कि इसके साथ ही अपन अभी नीचे गिर जाएंगे रोड पे। तो वहां पे खुर्ची डाल के दीनानाथ होलकर बोले, इकडे तू वासू ना? तो मतलब हो, क्योंकि वो मिडिल स्कूल में टीचर थे। वो उन्होंने नाटक की बड़ी कॉपी मेरे हाथ में दे दी। मला 3 दिवसांनी हे सगळं पाठ करून मला भेट। और इतना बड़ा नाटक मैंने कभी जिंदगी में नाटक देखे नहीं है, कभी बुक देखी नहीं है, और ये बुक पाठ करूं मला भेट। मेरी हिम्मत नहीं उनको बोल, अभी मैं बोलता था क्या मजाक है, क्या मजाक है, पाठ करके बैठो। और उस समय मैं बच्चा था, क्या बोलूं मैं। लेके गया बुक, 3 दिन तक वो पढ़ा। तीसरे दिन पहुंचा वहां पे रात को, भाई संभालते संभालते पास लगा। हो नाटक था आराम हराम है, बेस्ट नाटक, मेरे को जो जिंदगी देने वाला, मेरा नाम रोशन करने वाला, दुनिया मेरे लिए पागल होने वाली, वो नाटक था आराम हराम है। उसमें बड़े स्टेट रहते हैं, उनके घर में 5 नौकर रहते हैं, उसमें से मैं एक नौकर। पर वो नौकर था कि पूरा नाटक की जान थी, नाटक पूरा खींच के लेके जाने वाला था। उसका नाम था छोटू। वो छोटू नौकर का नाम था। वो बोले, वो छोटू का किरदार पढ़ लिया क्या? मैंने बोला सभी किरदार पढ़े हैं। आपने बोला पढ़ो तो पढ़ लिया मैंने। बैठ गए। अब वो मेरे को छोटू का किरदार समझाने लगे कि ये नौकर है और ये पूरा बेस है, ये तो को ध्यान देना है। अब वो करते 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 एक एक डायलॉग हमारे चलते रहे। तो मैंने उनको ऐसे मेरे मन में आया, मैंने बोला इससे किरदार को अगर मैं तोतला बन के तोतला बोलूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, करो। हम बोलते, वो किरदार करते गए। उसमें कोई ऐसा था जैसा अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ तुम सुन रहे हो कि नहीं, ऐसा कुछ मैं, हाँ ये अच्छा है। दीनानाथ होकर वो हमने कर लिया। और मेन बात तो इसके 12-13 दिन के बाद भोपाल में हमारा प्रयोग था, सिर्फ 12 दिन के बाद। और 12 दिन के बाद में वो नाटक के अंदर सब थे। मैं गया बाबा के पास, उनके पाँव पड़े। अरे बाबा, पहला दिन मैं स्टेज पे खड़ा हो रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या करूं मैं? आ गया तो फुल पब्लिक के सामने। तो जो आदमी स्टेज पे आता है पहली बार, पब्लिक को देख के उधर ही पांव ठंडे पड़ जाते हैं। बाबा का आशीर्वाद लिया, स्टेज पे आया। मेरी एंट्री थी, मेरे साथ में बहुत अच्छे कलाकार थे उस समय काम करने वाले। और नाटक खत्म होने के बाद
सच कहता हूं, धन्य हो मेरे बाबा, सब पब्लिक मेरे पास। अरे क्या काम करते हो यार तुम, किसको मालूम ही नहीं कि ये मेरा पहला नाटक है। छोटू का किरदार मेरे लिए बहुत बढ़िया बन गया। अब मैं ना जानता ना अजानता उसको स्टेज पे खड़े करने का काम बाबा साहब ने किया है, तो इससे बेहतरीन, उससे बड़ा डायरेक्टर हिंदुस्तान में और कौन हो सकता है। ऐसे कई किस्से हैं। दूसरा किस्सा ऐसा है कि बहुत सालों के बाद इंदौर के बाजू में धार जिला है, और उस समय बाबा साहब को गवर्नमेंट के वो सब नाटक मिलते थे, हम लोग सब विदाई करने जाते थे। नाटक मिले थे कि अब खेड़े गांव में जाओ, जैसे अभी हमारे डीके साहब ने बताया, खेड़े गांव में जाओ। वहाँ खेड़े गांव में जाते थे तो स्टेज नहीं होता था, उधर ही नाटक करते थे। अभी इन्होंने कुछ एक दो नाम लिए, वो किस्सा मेरे सामने घटित जो हुआ है वो मैं आपको अभी बयान करने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ में घटित हुआ है। ये सब लोगों के साथ धार में हमारा प्रयोग था, नाटक था खाई। ये हमारे हीरो बंडू टिके खाई के हीरो, अरे बहुत बढ़िया काम करते हैं भाई, तुम खाली अभी की उम्र पे जाओ मत। हाँ, तो ये हीरो सुमनताई हमारी, सुमनताई वो, और ये उस समय काम पे थे, नौकरी पे थे। इनका ये था कि नाटक 7:30 बजे चालू होता था धार में, मैं पहुंच जाऊंगा, बस पकड़ के आ जाऊंगा। हमारे नाट्य भारती के पास एक बस थी, उसको उस समय खटारा बस बोलते थे। जिनको याद है उस पुराने लोगों को, वो खटारा बस मतलब अगर यहाँ से अगर आप लोग को थोड़ा जाना है तो कितनी बार बंद पड़ेगी उसका मालूम नहीं, पर उस बस के अंदर पूरा सामान लाद के पूरा स्टेज का वो। खास बात तो बाबा साहब के कर्तव्य में ये थी कि नाटक भी हम ही करते थे, एक्टिंग भी हम ही करते थे, और स्टेज भी हम ही लगाते थे। ऐसा नहीं कि स्टेज लगाने के लिए अलग, ये बाबा साहब की कारीगरी है कि वो सब काम वही करेंगे और कुछ नहीं। धार में गए, स्टेज लगाया, पब्लिक फुल बैठा। 8 बज गए, 8:15 बज गए, 8:30 बज गए। वासो कुछ भी हुआ तो वासु देख आया क्या, उड़े गया बंडू। बाबा बाहर तो नहीं, आपको शायद याद है, मालूम नहीं मेरे को, धार में खाई नाटक था और नहीं यार। अब 8:45 बज गए, नाटक चालू करना है, पब्लिक क्या बोलेंगे। वासु वो पन्नालाल को बुलाओ। पन्नालाल मतलब हमारे यहाँ का जो लाइट का काम करता है, लाइट लगाना, माइक लगाना, एक क्या कारीगर, लाइट वाला क्या है, लाइट। मैंने बोला बाबा पन्नालाल, बोला पन्नालाल को। अब पन्नालाल को बुलाया, बोले जब बस चलती है रात को तो बड़े डायलॉग मारते हैं ना, बस में बैठे बैठे पीछे बहुत डायलॉग मारते हैं नाटक के, चल मेकअप कर। वो मैं तो देखने लगा पन्नालाल क्या बोल रहे। मैंने बोला है मेकअप कर, किसका मेकअप करूं। मैंने बोला लच्छू का, हीरो का। अरे पन्नालाल इलेक्ट्रिशियन लुकड़ा, ये तो भी हीरो थे उस समय। अब तुम सोचो, मामा ने सुमनताई हमको बुलाया, और साथ में यार क्या जानी कलाकार थे मामा रेगे, जिन्होंने मामा रेगे को देखा है, वसंतराव रेगे, हाय 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 क्या कलाकार थे। और क्या मैं नहीं सीखूं उन लोगों से यार, महान कलाकार। उनके साथ में, उनके चुल्लू में मैं रहा हूं, क्या नहीं सीखने को मिलेगा। हम लोग को बाबा ने बुलाया, बोले ये काम करो। अभी वो पन्नालाल अगर कुछ भी अगर मान लो भूल गया तो हम लोगों ने उसको संभालने का है, पता नहीं चलना चाहिए कि हीरो अपना हाजिर नहीं है। ठीक है, सुमन ने बोला, हमने सबने बोला, नाटक शुरू हो गया। अब वो अपने डायलॉग बोलने लगा। अगर उसके डायलॉग भूलते, कभी भूल जाता था, तो मैं बोलता था क्या तुमको बोला, यही बोलना है ना, कभी मैं गांव से जा रहा हूँ, हाँ यही बोलना था उसको कि मैं गांव से जा रहा हूँ। ऐसा करके हम सब लोगों ने वो नाटक संभाला। एक अंक हो गया, पब्लिक को पता ही नहीं चला कि हीरो नहीं है नाटक का, क्योंकि उस समय जैसे नाम भी डिक्लेयर नहीं होते थे। दूसरा अंक चालू होने के बाद आधा अंक हो गया, ये माशा आ रहे हैं, ये देख रहे नाटक तो चालू है, नाटक चालू है, क्या करने का, नाटक चालू है। आ गए, आने के बाद में देखा इन्होंने नाटक पूरा खत्म होने के बाद
पब्लिक को मालूम तक नहीं पड़ा कि वाकई में हीरो नहीं थे। ये कारीगरी बाबा साहब के नहीं तो और किसकी है? किसी एक लेटेस्टों को वहां से उठा के लाना और हीरो के बल पे खड़ा करना, ये कारीगरी उनकी नहीं है तो और क्या है? ऐसे कई किस्से जो हैं, जो कि मैं काफी बच्चों से इन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, बहुत सारे किस्से। एक बार बड़ा जानदार किस्सा है। हम लोग नाटक करने जाते थे भीड़ मुरेरा इधर उधर, तो हमारे भीड़ में नाटक हुआ, जैसे नाटक खत्म होता था इमीडिएट स्टेज निकालने का ये हम लोग का काम था। तो हम लोग काम करते थे। एक बार तो ऐसा हो कि सोमनताई और हम स्टेज निकाल रहे थे, तो गांव के जो औरतें सब दौड़ के आई, ए भाई ये आदमी से दूर हट, गुंडा है, सारा गुंडा है, दूर हट। सुमनताई को बोलना पड़ा, अरे ये हमारा ही आर्टिस्ट है। सुमनताई ने गले में हाथ डाला, अरे बोले मेरा बच्चा है ये। अरे काय का बच्चा, गुंडा है। क्योंकि जो सामने देखा उन्होंने, उनको तो वही लगा। तो हमने भीड़ में नाटक बिटक करके रात को स्टेज बीच बांधा। तो स्टेज बांधने का हमारे खाना होता था, कभी पिट्ठा भात, कभी क्या खाना भी वही बनता था। खाना पीना खा के हम लोग गाड़ी में बैठ जाते थे और अगले प्रवास के लिए निकल जाते थे। खाना खाया, अगले प्रवास के लिए निकले। आधे रोड पे गएंगे, रात का टाइम था, 2-2:30 बजे, भीड़ मुरैना का एरिया। आगे गए और एक आड़ी जीप जो है वो रोड पे से आड़ी खड़ी थी। ये किस्सा सुनिए, नाट्य भारती के ओरिजिनल लोगों को भी मालूम नहीं है। ये एक जीप खड़ी थी। उस समय हमारा ड्राइवर था, वो मुस्लिम ड्राइवर, में माकपना का नाम भूल गया मैं, वो मुस्लिम ड्राइवर था। और एक तो ड्राइवर मुस्लिम नहीं, खुदाबख्श तो हमारा आदमी जो चाय भी देने वाला, और वो ड्राइवर मुस्लिम था और वो इंदौरी। हाँ, और जीप आड़ी खड़ी हुई है, ड्राइवर जीप का वो बाजू में बैठा है, ये बाजू में कोई तो भी टांग डाल के ऐसा बैठा हुआ है। अबे इंजन का ए तेरी माँ, मतलब आगे का नहीं बोलता हूं मैं, हटा जीप साले सामने से। अबे साले उठ हटा। अब बाबाडी के हमेशा गाड़ी में वो बाजू में बैठते थे, बाबाडी के नीचे उतरने हुआ है। अरे बोले कि रास्ता क्या आपने बात ना समझाए क्या मालूम क्या हुआ, वो जीप वाले ने जीप बाजू में ले ली। तो हम लोग निकले, तो जाते जाते भी हमारा ड्राइवर बोलता, इतने जरा ढंग से रहा कर, दिखाऊं क्या आके। तो हमारी गाड़ी निकल गई। 8-10 किलोमीटर आगे गए तो चाय की टपरी पे गाड़ी हमारी रुकती थी। चाय जो लोग जग रहे अंदर, वो चाय पीने उतरते थे, बाकी लोग सोते थे। मैं तो हमेशा का गिराक था चाय का उनके साथ में। हम लोग नीचे उतरे, चाय बनाने लगे। वो चाय वाला चाय बना रहा है, हमारी बात चल रही है। साले 2 थप्पड़ लगाने का था बीच में। बोले किसके बात कर रहे हैं साहब, मतलब इतनी रात को कहाँ सफर कर रहे हैं, ये एरिया कौन सा आपको मालूम है ना साहब? सुपर डाकू का एरिया है पूरा। ये एरिया में रात को सफर कर रहे हैं आप लोग? अभी डाकू माधव सिंह यहाँ से गया है चाय पी के। सच बात है, डाकू माधव सिंह को हमने हमारी आंखों से सामने देखा है जीप के अंदर। और उसको ये हमारा ड्राइवर और बाबा उतर के बोल रहे, तेरे बोलो अभी। बाद में जैसे उसने बताया कि डाकू माधव सिंह यहाँ से जीप में गया है, ड्राइवर है और बाबा साहब झक मारने गया, वो दुनियादारी। अब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, दिन निकलेगा सवेरे 6 बजे, तो ही मैं यहाँ से अभी आगे चलूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा आगे। तो ये जो किस्से होते हैं, ये तो बाबा जी का मालूम नहीं है। जैसे अभी हमारे अरुण, जिसे हम प्यार से बंडू भैया बोलते हैं, ये हमारे प्यारे बंडू भैया है। बंडू भैया ने अभी किस्सा बताया कि एक बार मंगू नाटक डाकुओं पे आधारित बाबा ने लिखा है। लिखने की जरूरत ही क्या थी बाबा को, मुझे यही समझ में नहीं आता है। क्योंकि डाकू के कपड़े पहनने के बाद सब डाकू ही दिखते थे, बाबा जी के सूट, हाँ ऐसा। बाद में हमारे मामा रह गए, जिन्होंने मामा रह गए वो देखा है, वो तो असली डाकू ही दिखता था, सफला पेड़ा बांध के एकदम। राहुल बार पुते, ये सब डाकू ही दिखने वाले लोग थे ना। अब इसमें क्या, अब वो नाटक था, नाटक चल रहा है, गांव में नाटक था पूरा, ये सब जोर में चल रहा है। और सच में डाकू लोग आ गए वहां पे। हमारा नाटक चालू है,
गांव की पब्लिक बैठी हुई है, सच में डाकू लोग आ गए। डाकू लोगों ने देखा कि ये सब डाकू है, उन्होंने झट घंटे गोली छोड़ी आसमान में और गाली बिली बकी, सारे कहां से आए, मारो सब। तो गांव के भला हो सरपंच वगैरह वो लोग उठे वहां पे, अरे बोले साहब ये नाटक है, नाटक नौटंकी चल रही है, नाटक है ये, काय का नाटक। वो बंदूक ला उसके हाथ में की, वो खड़ा ना मुझे पे बंदूक ला। और इन हम सब लोगों के बीच एक डाकू और था, वो हमारे गुरुजी। उनको डाकू बोलना कठिन था, दुबले पत्ते बेचारे, कुछ बोल नहीं पाते। और वो डाकू कैसे लगेंगे, पर वो भी डाकू बनते थे डाकू मंगू में। तो इन लोगों की तो बात ही अलग है। जब गांव वालों ने, सरपंच ने उनको समझाया कि ये नाटक चल रहा है, ऐसा क्या, तो हम भी वो भी बैठ गए, बंदूक ले। फिर उन्होंने बोला उसकी बंदूक लेके आ, और उनकी बंदूक लेके, तो हमारी बंदूक कैसी, वो लकड़ी की बंदूक थोड़ी चलती है। जब वो बंदूक चलती तो वहां पीछे फटाका फूटता, फटाका देर से फूटा तो बंदूक क्यों योग कर रहा है ये नाटक के बड़े मजे रहते हैं उसके अंदर। तो उस समय ये सब हो गया कामकाज। फिर इंदौर में आए और एक दिन बाबा का मैं बहुत चाहता था, बहुत। मेरा वो क्या मालूम नहीं क्यों सवेरे 10 सवा 10 बजे कि मैं पहुंच जाता था। बाबा तो बाबा के घर वालों ने जो मुझे प्यार दिया है, आज इतनी उम्र होने के बाद सच कहता हूं, जो मैं खड़ा हूं, मालूम नहीं इन लोगों के घर का जो खाया है ना मैंने, वो सब आप मेरे शरीर में लगता है कि लगा हुआ है। सही कह रहा हूं। एक कोई नाम गिनाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। एक बार बाबा डीके के घर पे नाटक की तालीम होती थी, नंदलालपुरे में 3रे माले पे। वो बाबा डीके का घर था, वहां पे तालीम होती थी। बाबा डीके की माँ, बाबा डीके की मम्मी, उन्हें हम क्या कहते थे मालूम है किसको? अक्का, काकी। मैं जाता था, ये रूम में तालीम होती थी नाटक की, बीच में हॉल था, लेफ्ट साइड में किचन था। थोड़ा ये रूम से दिखा था तो काकी एकदम सब हट्टे खट्टे लोग घर के, एक से पुरातन से नीचे तक। काकी भी हमारे एकदम मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। काकी वहां से आती थी, इशारा करती थी, वासु। तो काकी आज चल। बाबा डीके की माँ क्या इनके घूम गाएंगे, अंदर ले जाके मेरे को लाडू देती थी, पोड़ी के ऊपर घी लगाती थी, उसके ऊपर वो डाल के खा लोकर, और खुद खड़ी ऐसे होती थी और मैं वहां बैठ के खाता था। मुझे अभी भी याद है, वो रोटी अभी भी मेरे शरीर में है। वो नहीं, उसके बाद में आगे आते हम लोग, जब प्रेम नगर में नाटक की तालीम करने जाते थे, 53 भी प्रेम नगर में, बिल्कुल। तो वहां तालीम करने जाते थे। बाबा डीके की मिसेस, कोई हिस्सा नहीं, मैं भी बाकी लोगों से तरीका ही एक आता था, ये सब करता था। वो भी कहा वासु खवाना की नहीं, मतलब नहीं वही नहीं चल, वो अंदर लेके जाती थी, वो रोटी खिलाती थी। और उससे भी भयंकर अगर मुझे किसी ने प्रेम दिया है तो कभी न भूलने वाला, शायद मेरे मरते दम तक भी, मरने के वक्त भी उस माहौली की मुझे याद आएगी जो हमारे बंडू भैया की मिसेस अरुंधति वहीनी। सच कहता हूं, इतना प्यार, इतना लगाव, अरे अपनी माँ ने भी नहीं किया होगा यार, इतना लगाव। मैं ऊपर जाने इकड़ी है, तू जेवला नशील ना, आधी जेवायला बस। म्हटलं नाही वहिनी, खोटं बोलू नकोस, जेवायला बस। कौन देता है इतना प्यार? और वहां भैया हमारी बेटी है प्रतिमा ताई, ये भी डीके, ये भी डीके। तो डीके परिवार ने ही मुझे संभाला है। तो एक बार बाबा ने बुलाया सवेरे मुझे, बेटे एक 10 मिनट और ले रहा हूं आपका। बाबा ने बुलाया, एक लेटर लिख के लिफाफे में डाल के मेरे को दिया।